सर आपको ये पता होगा कि यहाँ ओखला विधानसभा के जो अमानतुल्लाह खां थे एमएलए और ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, यहाँ कल छापे मार के इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जो शिकायत मैंने 11 जुलाई 2019 को किया, अब जाके दिल्ली सरकार और एंटी करप्शन ब्रांच नींद से जागी है और ये कार्रवाई की है, तो मैं तो स्वागत करता हूं और यही कहूंगा कि अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं जो मुझे उम्मीद है जल्दी होंगे। और मैं आज से नहीं, लगातार कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में इन्होंने भाई भतीजावाद किया, किस तरह से सारे नियमों को ताक पे रखते हुए ये सारे रिश्तेदारों की लिस्ट है जो मैंने शिकायत में दी थी, और ये हमारी वो कंप्लेन की कॉपी है जो माननीय एलजी को दी थी, जिसके ऊपर जो एसीबी ने इंक्वायरी शुरू की है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए और तुरंत जांच होना चाहिए और जो गुनहगार है उन सबको इसमें सजा मिलनी चाहिए। और सिर्फ ये मैंने नहीं शिकायत की थी, जो उस वक्त 2019 में जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो सीईओ थे मोहम्मद आबिद साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि किस तरह से 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन गलत तरीके से इन्होंने अपने जानने वालों को बिना प्रोसेस के हैंडओवर कर दिया, अलॉट कर दिया। तो इन सब की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी इस दिल्ली वालों के नजर में आना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ किया था, किस तरह से जो हमारे बुजुर्गों ने ये सपना देखा था कि ये वक्फ बोर्ड का जो पैसा है हमारे ऊपर खर्च किया जाएगा, जायज जगह खर्च किया जाएगा, आज उसी वक्फ बोर्ड के खजाने पे किस तरह से अमानत में खयानत किया जा रहा है, ये सबके सामने आज नजर आ रहा है। और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसमें और खुलासे होंगे और जो बाकी दोषी जो अभी घूम रहे हैं उनको भी सजा मिलेगी और जेल के पीछे होंगे। सर मेरे एक सवाल और है कि जब ईडी और ये जो एसीबी जो है ये लोग जांच करते हैं तो आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये गलत है, गलत हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब अगर इन पे हुआ है तो आप इसको सही ठहरा रहे हैं। देखिए, आज के दिन में इस तानाशाही सरकार और मोदी जी के खिलाफ कोई एक शख्स और एक लीडर लड़ रहा है तो वो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को बार बार तंग किया जा रहा है। विपक्ष में अगर सबसे मजबूती से कोई भाजपा और संघ से लड़ रहा है तो राहुल गांधी उसका नाम है, न कि अरविंद केजरीवाल जो कि संघ और भाजपा के बी टीम की तरह उनके गोद में बैठा हुआ है। दूसरी बात, आप नेशनल हेराल्ड के मामले की तरफ इशारा करते हैं तो देखिए, ये वो अखबार है जो देश की आजादी की लड़ाई में जितने भी हमारे दीवाने थे, मतवाले थे आजादी के, उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज को ये छापते थे। ये वो अखबार है जिसपे भारत उस वक्त की जो अंग्रेज सरकार थी, तानाशाह सरकार थी, उन्होंने बैन लगाया था। उसको लेकर आज ये जांच कर रहे हैं तो बेशक जांच करें, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जांच है, वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इसमें मैं खुद शिकायत करता हूं और मैंने पूरा सबूत इकट्ठा करके दिया है इनको कि किस तरह से भाई भतीजावाद दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुआ है। और सिर्फ वक्फ बोर्ड में सिर्फ भाई भतीजेवाद नहीं हुआ है, जो अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी, मैं तो कहता हूं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये भी जांच होना चाहिए कि किस तरह से दिल्ली दंगों के बाद जो चंदा इकट्ठा किया गया उन पैसों का क्या हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अभी इब्तिदाई इश्क है, अभी तो शुरुआत है। और जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कहता था कि इन्होंने कोहिनूर को इकट्ठा किया, इनके विधायक जितने हैं ये कोहिनूर है और कट्टर ईमानदार है, बार बार साबित हो रहा है कि ये कट्टर भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमान लोग हैं। आए दिन कोई ना कोई इनका विधायक या मंत्री जेल की सलाखों के पीछे होता है। अभी सर आपने एक चीज और कही कि नौकरी के अपने रिश्तेदारों को दी, वो सर किस वजह से आप कह रहे हैं? क्योंकि एक अगर जॉब खाली होती है तो उसमें बाहर का और घर का कोई भी जो है बेरोजगार वो आ सकता है। देखिए, अगर इंटरव्यू में पास होता है बिल्कुल आ सकता है, अगर वो इस काबिल है कि इंटरव्यू ईमानदारी से फेस करके प्रॉपर तरीके से अप्लाई करे और इंटरव्यू हो और आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पूरे इस प्रोसेस को देखेंगे, तरीके को देखेंगे, जिस तरह से भर्ती हुई है,
आपको जान के ताज्जुब होगा 26 फरवरी को वैकेंसी आती है, 1 और 2 तारीख को इंटरव्यू होता है। 26 फरवरी मतलब 28 दिन का महीना होता है फरवरी। आप 2 दिन बाद इंटरव्यू करते हैं और तीसरे दिन रिजल्ट निकाल देते हैं। इसका मतलब आपको पता है कि किसको अप्लाई करना है, क्योंकि उसकी ठीक से पब्लिसिटी नहीं है। भाई वक्फ बोर्ड में सिर्फ यहाँ के मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों का हक है, वो सबके लिए होता है। सबको मौका मिलना चाहिए अप्लाई करने का। आप जामिया में अगर कोई स्टूडेंट के लिए भी अगर किसी कोर्स में एडमिशन के लिए कोई फॉर्म निकलता है तो शायद आपको पता होगा 10 दिन 15 दिन 20-20 दिन फॉर्म निकलता है। आप सिर्फ 2 दिन के लिए वैकेंसी खोलते हैं, तीसरे दिन इंटरव्यू करते हैं। तो बाहर के लोग, यूपी और बिहार के लोग, उन्होंने क्या गलती की है? तो एक साफ साफ आप अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए, और जो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बना उसमें कौन कौन मेंबर है इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से पूरे सिस्टम को, अपने भाई भतीजावाद को भर्ती करने के लिए एक फर्जी रिक्रूटमेंट बोर्ड बना था, जिसमें ओखला के विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानत साहब के रिश्तेदार भी मौजूद है उसमें। तो साफ नियत आपकी गलत थी, चोरी करना था। आपकी नियत ही पहले से ही चोरी करना था। अगर कोई अपनी काबिलियत के बलबूते आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये काबिलियत के बदले नहीं है, भाई भतीजावाद और फेवर किया गया है। और यही मैं लगातार कह रहा हूं कि सिर्फ उन्होंने अप्लाई करने में नहीं चोरी कराई, बल्कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड बना है उसमें भी कहीं ना कहीं फेवर किया गया। मैं कहना चाह रहा था, जो कल एसीबी रेड पड़ी है महतुल्लाह और उनके साथियों के साथ, तो उसमें ये जो भाई भतीजावाद जो है उसका क्या लेना देना है? उसका यही तो लेना देना है। एंटी करप्शन तो मतलब रेडी मारे जितने उनके पास भ्रष्टाचार हुआ, कहीं से पैसा आया, इसमें पैसा था। मैं बताता हूँ। एक तो इसमें 2-3 पहलू है, सिर्फ एक पहलू नहीं। एक तो जिस तरह से जो वक्फ बोर्ड के उस वक्त के सीईओ ने लिखा था, मोहम्मद आबिद साहब ने, 100 करोड़ की चोरी हुई है, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। एक तो वो पहलू जांच की जा रही है। दूसरा पहलू ये है कि क्या जो भाई भतीजावाद हुआ है उसके अलावा टोटल जो है 33 रिक्रूटमेंट, क्या बाकी रिक्रूटमेंट पैसे लेकर किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। और भाई भतीजावाद आपको जिम्मेदारी मिली है, पूरे कौम और मिल्लत ने एक वक्फ बोर्ड बनाया, उसकी जिम्मेदारी, उसका सरबराह आपको बनाया, और आप कौम और मिल्लत का दर्द न लेकर भाई भतीजा का दर्द है आपके दिल में कि उनको सेट कर दें, उनको सैलरी मिले, बाकी जो जरूरतमंद है, जो काबिल है, उनको नहीं मिले, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी तो भ्रष्टाचार है। कितने लोग अपने जो रिश्तेदार हैं, कितने का आपके पास कोई लिस्ट है? जी, मेरे पास जो मैंने तब तक जो इकट्ठा किया था, ये 8 लोगों की मेरे पास लिस्ट है। टोटल 33 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें 8 तो ये वो हैं जो बिल्कुल अमानत के सगे रिश्तेदार हैं, और सारे के सारे अगवानपुर से हैं। एक भी अगवानपुर के बाहर का नहीं, सभी अगवानपुर के हैं। हालत यह है कि फिरोज आलम जो इनका अपना सेक्रेटरी है, जिसके घर में मोहल्ला क्लिनिक भी चल रहा है, वो वक्फ बोर्ड का भी एम्प्लॉई है। ये फिरोज आलम की बात कर रहा हूं। ये देखिए, डीएसएम सर्वेयर, टोकन नंबर इतना, पर्सनल सेक्रेटरी टू एमएलए, जो पर्सनल सेक्रेटरी भी है विधायक के, वो यहां डीएसएम सर्वेयर के पद पे भी नौकरी कर रहे हैं, और अपना जो घर है उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए रेंट पे भी दिया हुआ है। तो मतलब ऐसी कौन सी खूबी, ऐसी कौन सी काबिलियत आप में आ गई कि आपको मोहल्ला क्लिनिक भी किराए पे, जो महंगे किराए पे, जो मार्केट रेट से ज्यादा दिया जा रहा है, और आप विधायक के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, और आप वक्फ बोर्ड में नौकरी भी कर रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार का खुला खुला मामला है। तो सर, अभी आप देख सकते हैं कि इसी ओखला विधानसभा के अंदर अभी अमानतुल्लाह खान जो एमएलए हैं, उन्होंने ये स्कूल भी अभी एक तैयार कराया है वक्फ बोर्ड के नाम से, और उसमें हजारों, कई हजार बच्चे उसके अंदर एडमिट हो गए और पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो कई अच्छे काम किए, उस पर आपकी नजर नहीं जाएगी सर? आपने इतनी अच्छी बात कही, क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूं। मैं अगर उसकी स्कूल की भी पोल खुलूंगा तो आप कहेंगे कि आप तो विपक्ष में, आपका काम है हंगामा करना। आप वहां के शिक्षकों जैसे जाकर मिले, उनको कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, क्या आपको जानकारी है? जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से वो जगह किराए पे ले गई है, स्कूल पूरा का पूरा किराए पे लिया गया मिराजुद्दीन अंसारी साहब से, क्या आपको पता है कि उसको कितना किराया मिला है, कब से नहीं मिला किराया? ये सिर्फ आई वॉश है। ये वक्फ बोर्ड का पैसा एक जरिया बना रखा है इन्होंने भ्रष्टाचार करने का।
और मैं बार बार कह रहा हूं, स्कूल के नाम पे भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि वहां के टीचरों को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है? आखिर क्या वजह है कि जो बिल्डिंग का मालिक है, जिसने वो जगह दी है, उसको किराया नहीं मिल रहा है? तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ झाला तो है, यानी इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब है कि वो एक अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें भी झोल, आप बता रहे हैं। उसमें भी झोल है। इन्होंने क्या वादा किया था, हम कितने स्कूल खोलेंगे, क्या हुआ उन वादों का? और आज मैं कह रहा हूं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्कूल नहीं है। ये अमानत साहब ने चूंकि बरबोलेपन में इन्होंने कह दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कूल खोलेगी, उस कमी को मिटाने के लिए इन्होंने जाती तौर पे ये स्कूल खोला है। और आज भी मैं कह रहा हूं, जांच हो जाए तो इनकी का फर्जीवाड़ा जो है सबके सामने आ जाएगा। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्कूल नहीं है। अमानत साहब पर्सनल हैसियत से स्कूल चला रहे हैं। इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये इनको बताना पड़ेगा। और आखिर क्या वजह है कि वहां के टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वहां के बिल्डिंग के ऑनर को तनख्वाह किराया नहीं मिल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने बताया था तीसरा कुछ और स्टेप लेने जा रहे हो, क्या कहते हैं अभी? देखिए, इसमें एक आपको याद हो, एक बहुत ही दुखद और तकलीफदेह दिल्ली में 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, जिसमें कई मासूम लोगों की जानें गई थी। हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान भी मारे गए थे, जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। दिल्ली की बदनामी हुई थी। जिस दिल्ली में कभी दंगा नहीं हुआ, वो दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल के राज में जल रहा था। लेकिन ना अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, ना भारत सरकार इसमें बोलने के लिए तैयार थी। लेकिन इसी बीच में जिस दिन अमानतुल्लाह खां एक दिन अपील करते हैं, जिस दिन वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं होते हैं, चंदा के लिए वक्फ बोर्ड के नाम पे करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है और अपने निजी अकाउंट में उन्होंने जमा कराया। तो ये शिकायत मैंने बहुत पहले की थी दिल्ली पुलिस में, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को मेरी शिकायत समझ में नहीं आई। तो अब जो कंसर्न अथॉरिटी है, उसमें मैं जा रहा हूं इसकी जांच की मांग को लेकर, जिसमें जांच होना चाहिए कि इतने पैसे जो इकट्ठे हुए, जो देश और विदेश दोनों से अमानत साहब ने अपने सेविंग अकाउंट में, निजी अकाउंट में वक्फ बोर्ड के नाम पे पैसा मंगाया, वो पैसा कहां गया, कितना पैसा था, जिस तरह से उन्होंने पब्लिकली अनाउंस करके लोगों का ताउन मांगा, उस तरह से क्यों नहीं ईमानदारी से जितने पैसे इकट्ठे हुए उसका स्टेटमेंट लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं रखा। फिर उस पैसे का क्या हुआ? हर मस्जिद से, दिल्ली के हर मस्जिद से कैश पैसा इकट्ठा हुआ था रिलीफ के नाम पे, उनको फर्जी रसीद दी गई, ऊपर लिखा गया दिल्ली वक्फ बोर्ड रिलीफ कमेटी, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का है ही नहीं। उस पे अमानत साहब ने किस हैसियत से साइन किया, वो पैसा किस अकाउंट में जमा हुआ, और जो विदेशों से पैसा आया अमानत साहब के अकाउंट में बिना FCRA के, तो कहीं ना कहीं ये PMLA का जो है वायलेशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसका वायलेशन है, FCRA का वायलेशन है। और उन पैसों को किन बिल्डरों के जरिए आज ओखला में लगाया गया, ओखला की सबसे महंगी जमीनों में लगाया गया है, जो मुझे अंदाजा लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। जो पैसा वहाँ पे जमा हुआ था, वो यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में लगाया नहीं। ऐसी बातें मुझे सुनने में आई है, मेरी जानकारी में आई है। यही सब फैक्ट्स जो है मैं एजेंसी के सामने रखूंगा कि इन सब फैक्ट्स पे जांच होनी चाहिए कि आखिर वो पैसे कहां से आए, कैसे आए, और वो पैसे जिस मकसद के लिए आए थे वहां न लगा के किन बिल्डरों के जरिए कहां कहां लगाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, जब ये फंडिंग हो रही थी, दिल्ली दंगे हुए थे और इनके पास फंडिंग आई, तो मुस्तफाबाद हमने भी कवर किया था, वहाँ एक ईदगाह में कैंप लगे थे, इनका डॉक्टरी का भी कैंप लगा था। इन्होंने रिलीफ के लिए, उनको पैसे देने के लिए जो पड़तालिक थे उनको भी ये इकट्ठा किया था, 25,000 रुपए, और जिनका घर तबाह हो गया, जल गया था, उसको 75,000 रुपए ये दिए गए थे और लिस्ट में भी थे वो। तो उसका क्या कहेंगे? उसके पहली बात तो वहां जितने कैंप लगे थे वो सारे के सारे कैंप मुस्लिम तंजीमों के लगे थे। दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा था। इन्होंने वहां जाकर क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसके कारण वहां के लोगों ने इनका विरोध किया, और वहां से इन्होंने, जब विरोध हुआ तो वहां से भाग खड़े हुए। दूसरी बात, ईदगाह की बात मैं कर रहा हूं। ईदगाह में हंगामा हुआ, लोगों ने इनसे बहस की और ये भागे वहां से। तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी तरफ से कोई रिलीफ कैंप वहां
लगाया नहीं गया था, सिर्फ अपने स्टाफ खड़ा कर दिए थे दूसरे रिलीफ कैंप पे कि हम दिल्ली वक्फ बोर्ड से हैं, जबकि उसमें सही में अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो मुस्लिम तंजीमें कई सारी हैं उनको जाता है। एक बात। दूसरी बात, सही बात है, इन्होंने कहीं 10,000 कहीं 20,000 कहीं 25,000 का ताउन किया है, लोगों की मदद की है, लेकिन कितना पैसा इकट्ठा किया है इसकी जानकारी है आपके पास? राशन भी दिया जाता है सर। बिल्कुल। लॉकडाउन में ये बिल्कुल लॉकडाउन लगा, इसमें राशन भी बिल्कुल। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या वो राशन उन्हीं पैसों से दिया गया है? और दूसरी बात, जब वो पैसा नॉर्थ ईस्ट दंगे के मुतासरीन के लिए इकट्ठा किया गया था, तो आपने बिना उनसे पूछे हुए जिन्होंने ताउन किया, आप वो पैसा लॉकडाउन में आप राशन कैसे बांट सकते हैं? सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? जिनका घर जला। सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? जिसकी दुकानें जली, जिसके घर टूटे, उनको सबसे पहले जरूरत थी। जिन्होंने अपने आदमी को खोया, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, उनको सबसे पहले जरूरत थी। तो क्या वो पैसा वहां न इस्तेमाल करके जिन लोगों ने ताउन किया था, तो उनके साथ भी ये धोखाधड़ी हुई है? मैं कहता हूं कि अगर मैंने फला काम के लिए कुछ पैसा जमा किया, उस काम में वो पैसा न लगाकर किसी दूसरे काम में लगाऊं, तो ये भी एक धोखाधड़ी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपका ये कहना है जितना भी ये हुआ है, आपको ये लगता है कि उसमें घोटाला हुआ, तो उसमें आपको ये जांच के लिए जा रहे हैं? मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये लगातार ओखला में अगर सबसे ज्यादा, मेरा पूरा फेसबुक न्यूज क्लिपिंग आप निकाल कर देख लिए, शुरू से जब से अमानत साहब विधायक बने तब से मैं कह रहा हूं कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, यहां लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यहां भू माफियाओं का दबदबा बढ़ा है, यहां बिल्डर माफियाओं का दबदबा बढ़ा है, और सारे के सारे फेवर जो है उनके लिए किए जा रहे हैं। किस तरह से कंचन कुंज में, किस तरह से जमुना किनारे किसका पैसा लगा हुआ है, टीटीआई रोड पे किसका पैसा लगा हुआ, पहलवान चौक पे कई जगह ऐसी है, किसका पैसा लगा हुआ है, इस सब की जांच होनी चाहिए कि आखिर अमानत साहब के पास और उनके कुछ जो करीबी बिल्डर हैं या जो कुछ करीबी लोग हैं, उनके पास इतने पैसे आखिर आ कहां से गए अचानक? जो आज से 5 साल 7 साल पहले किराए पे रह रहे थे, जिनके पास कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, आज वो साहिब हैसियत कैसे हो गए? इतना पैसा कहां से है? इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। सर, ऐसा क्यों है ये कि आपका जो जितने भी ये ओखला में क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कोई किसी को मार के भाग जाता है, तो आप एक के ऊपर ही कैसे मन सकते हैं ये सब चीज़? नहीं, मैंने क्राइम एक अलग मामला है, भ्रष्टाचार नहीं, मैं 1 मिनट बता दूं। क्राइम एक अलग मामला है, भ्रष्टाचार एक अलग मामला है, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। और क्राइम रुकना चाहिए, इसमें दिल्ली पुलिस की कमी है, भारत सरकार की कमी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है भारत सरकार के पास है, दिल्ली पुलिस के पास है। तो इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? यहाँ का नुमाइंदा ही तो लड़ाई लड़ेगा। भाई, अगर यहाँ के लोगों ने विश्वास करके, भरोसा करके आपको विधायक बनाया, आपने कितनी बार इन मुद्दों पे आवाज उठाई या लड़ाई लड़े? कितनी बार आप थाने का घेराव किया? आपने कितनी बार डीसीपी का घेराव किया कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे? इसकी आवाज कौन उठाएगा? अगर अमानत साहब उठाते तो मैं भी उनके साथ होता। यानी पुलिस प्रशासन यहाँ पे उसकी ढील भी एक तरह से समझ सकते हैं, तो वो कमजोर पड़ रही है क्राइम को रोकने में। देखिए, जब नुमाइंदा कमजोर होगा और नुमाइंदे की पकड़ जो है एजेंसियों पे कम होगी, तो ये दिन देखनी पड़ेंगे। आज इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तो इस तरह का माहौल नहीं था, इस तरह का रवैया नहीं था दिल्ली पुलिस का। कहीं ना कहीं एक जवाबदेही थी नुमाइंदे के प्रति, चुने हुए विधायक के प्रति। आज चूंकि चुना हुए विधायक का अपना किरदार ही खत्म कर लिया इन्होंने, जो भ्रष्टाचार में, पैसे के मामले में, छोटे छोटे क्राइम में, महिलाओं से के कई सारे ऐसे क्राइम है जिसमें ये जेल जा चुके हैं। तो जब आपका किरदार ही खत्म हो जाए, आपका वजन ही खत्म हो जाए, तो फिर न दिल्ली पुलिस पे आपका असर होगा, न दूसरे एजेंसियों पे आपका असर होगा। तो ये तो खुद हमें भी सोचना चाहिए, ओखला की आवाम को भी सोचना चाहिए कि हमें अपना नुमाइंदा किसको चुनना और कैसा चुनना है। ये थे परवेज आलम साहब, कांग्रेस